गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव का 100 नंबर तक स्टडी कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग 101 से बातों को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को ज़रा आप देखिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ज़रा इसको देखिए क्या बता रहा है। पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू, याद होगा ना, आर एल वी पी में हमने साबित किया था। आर एल वी पी याद होगा ना, आर एल वी पी, इसमें हमने साबित किया था पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद है क्या? इसको मैंने कैसे प्रूफ किया था? और इसको मैंने प्रूफ किया था रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ से इसका प्रूफ हुआ आया था। रॉल्स लॉ से मैंने इसको प्रूफ किया था। याद होगा ना, ये फार्मूला कैसे निकाला था? रॉल्स लॉ से मैंने निकाला था पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट बराबर निकाला था प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी फार्मूला को सॉल्व करके मैंने ये निकाला था आर एल वी पी बराबर पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये निकाला था। और ये बोला गया है कि ये किसके द्वारा दिया गया था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका है? तो रॉल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कैसे? तो मैं आपको समझाऊँ एक बार। फिर से देखिए कैसे आए थे, ये देखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे रॉल्स लॉ से निकाला था पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और बताइए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन के मोल को नीचे। तो सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट का मोल और प्लस क्या होगा? सॉल्वेंट का मोल। ये हो जाएगा ना, पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये साबित किया गया था आपको क्लास में, और ये साबित हुआ था रॉल्स लॉ से। आर एल वी पी में इसको मैं प्रूफ किया था। और सॉल्यूट के मोल को अगर स्मॉल एन से दिखाएं, सॉल्यूट के मोल को अगर स्मॉल एन से दिखाएं और सॉल्वेंट के मोल को अगर कैपिटल एन से दिखाएं, तो आप ही बताइए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये जब इसके बराबर है और ये जब इसके बराबर है, तो आप ही बताइए क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू सॉल्यूट के मोल को ऊपर तो लिख दिया एन, और सॉल्यूशन के मोल को नीचे। और सॉल्यूशन का मोल का मतलब क्या होगा? तो सॉल्यूट का मोल और प्लस हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल। ये आपका आ गया सॉल्यूट का मोल और ये आ गया सॉल्वेंट का मोल, दोनों को जोड़ दिया तो सॉल्यूशन का मोल। ये जो आपको प्रूफ हुआ है, ये किससे प्रूफ किया गया था? रॉल्स लॉ से प्रूफ किया गया था। और रॉल्स लॉ याद होगा ना, P बराबर पी नॉट इंटू एक्स, इसी से मैंने प्रूफ किया था। तो आपका आंसर सही क्या होगा? सी आंसर सही होगा। रॉल्स से मैंने इसको प्रूफ किया था। कॉपी में जाके देखिएगा, सारा चीज़ डेरिवेशन के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए 101 के बाद देखते हैं हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन को। अभी देखिए, तो डायरेक्ट ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन दे दिया है। अभी देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियम के अनुसार रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आर एल वी पी, आर एल वी पी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, मतलब चीनी अगर उड़ने वाला नहीं होगा पानी में तो ये फार्मूला लागू होगा। तो आर एल वी पी बराबर मैंने साबित किया था पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू क्या होगा? तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद है ना, आर एल वी पी बराबर पी नॉट माइनस पी बट्टा पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए, ये जब इसके बराबर है, ये जब इसके बराबर है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आर एल वी पी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट, ऐसा लिख दिया। RLVP बराबर एक्स सॉल्यूट, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी सही आंसर कौन सा होगा? ये होगा। रॉड्स के नियम में जो RLVP आपने साबित किया वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। यहाँ वाला फॉर्मूला से ये डेरिवेशन के साथ साबित कर दिया गया है, इसलिए इसको आप गौर से एक बार देख ले। बड़े आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। 103 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी RLVP ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। RLVP पहला बात तो आप जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू ही होता है किस में? तो जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले जाते हैं तभी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि RLVP किसी सॉल्यूशन का जो कि कंटेनिंग रखता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एबव स्टेटमेंट इज गिवन बाय रॉड्स लॉ। RLVP को साबित करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था? रॉड्स लॉ का इस्तेमाल किया था। RLVP बराबर P0 माइनस P बट्टा P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें तो आप ही बताइए ना, RLVP कहाँ है? ऊपर में, और एक्सोल्यूट भी कहाँ है? ऊपर में। तो RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का हो जाएगा। और ये चीज़ प्रूफ किसने किया था? तो रॉड्स ने किया था। रॉड्स के नियम से ये चीज़ प्रूफ हुआ था, तो इसलिए आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? रॉड्स लॉ से आया था। 103 नंबर क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। ये रॉड्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन दिया गया है। रॉड्स लॉ 12 का और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर 11th के गैसेस स्टेट चैप्टर का है। तो चलिएगा इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द मोल रेशियो ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग पेंटेन एंड हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन का मोल का अनुपात है 1:4। यानी अगर मानक या अनुपातों में x शामिल है तो पेंटेन अगर होगा 1x तो आप ही बताइए हेक्सेन कितना हो जाएगा? 4x। ये बन जाएगा ना 4x, अनुपातों में अगर x शामिल है। या डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं क्योंकि x हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए पेंटेन का 1 मोल और हेक्सेन का 4 मोल, उससे भी ये सवाल लग जाएगा। तो पेंटेन और हेक्सेन का मोल आ गया 1:4 यानी 1 और 4 का अनुपात में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन इज 440 mm। प्योर पेंटेन, प्योर का मतलब समझ रहे हैं ना, P0 का मान दिया है। प्योर का मतलब P0 का मान दिया है। 440 mm ऑफ Hg एंड दैट ऑफ हेक्सेन इज 120 mm ऑफ Hg। यानी पेंटेन का प्योर प्रेशर दिया हुआ है कितना? 440 और हेक्सेन का प्योर प्रेशर दिया हुआ है 120। तो आगे पूछ रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। वेपर फेज में गैस की अवस्था में पेंटेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसके लिए हमें डाल्टन्स लॉ और रॉड्स लॉ दोनों को लगा करके इसका फार्मूला डिराइव करके और फिर इस सवाल को सॉल्व करना होगा। बड़े आसानी सवाल होते हैं, थोड़ा बारीकी से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कैसे इसको समझा रहा हूँ। अभी देखिए सवाल को तो पहले सॉर्ट कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कर दिया। अभी देखिए लाइन, सबसे पहले डाल्टन्स लॉ अगर लगाएं, डाल्टन्स लॉ
तो पी ए बराबर होता है वाई ए गुना पी टोटल। थोड़ा समझिएगा, पी ए बराबर वाई ए गुना पी टोटल। पी ए क्या है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी ए का पर्सनल प्रेशर, इसको लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वाई क्या होता है? तो वाई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और पी टोटल क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग टोटल वेपर प्रेशर, इसको कहा जाता है टोटल वेपर प्रेशर। देखिए पी ए बराबर वाई गुना पी टोटल, इसमें पी ए क्या होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वाई क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और पी टोटल क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर। ये किसका? डाल्टन्स का लॉ है। और चलिए इसी पे रॉड्स का लॉ लगाते हैं। इसी पे अगर रॉड्स लॉ लगाइएगा तो रॉड्स लॉ तो हमें लगता है आपके रग रग में समा गया होगा। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ऐसा होता है ना, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। तो बोलिए इसमें भी ए का पार्शियल प्रेशर है, इसमें भी ए का पार्शियल प्रेशर है। तो आप ही बताइए एल एच एस अगर बराबर तो इसका आर एच एस भी क्या होगा? बराबर। इसमें भी पी ए, इसमें भी पी ए, तो एल एच एस अगर बराबर तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर। इसका मतलब पी ए नॉट एक्स ए बराबर वाई गुना पी टोटल हम लिख सकते हैं। यानी रॉड्स का पी ए और डाल्टन्स का पी ए बराबर करेंगे, एल एच एस अगर बराबर करेंगे तो इसका आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए बराबर वाई गुना पी टोटल हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस समीकरण का एल एच एस है बराबर, ये भी पी ए ये भी पी ए, तो एल एच एस अगर बराबर तो इसका आर एच एस भी होगा बराबर। और आर एच एस के लिए क्या करेंगे? तो पी ए नॉट एक्स ए बराबर लिख देंगे वाई गुना पी टोटल। यानी ये बराबर ये हम लोग कर सकते हैं आराम से। बोलिए लाइन समझ रहे क्या? इसको नोट करने का मन है तो आराम से आप समझने के लिए नोट कर सकते हैं कि डाल्टन्स लॉ के लिए पी ए बराबर वाई गुना पी टोटल और रॉड्स लॉ के लिए पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। तो इस तरह से आप रॉड्स और डाल्टन्स में देख लीजिए एल एच एस बराबर है तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। और हमें सवाल में क्या दिया है? तो पी ए नॉट एक्स ए दिया हुआ है, पी टोटल निकालना है और वाई निकालना है, यही दोनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा। तो मेरे विचार से आप इसको आराम से रफ के लिए समझ सकते हैं। फिर मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इस स्क्रीन को साफ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अब मान लीजिए पेंटेन है और हेक्सेन है। हमने मान लिया दो चीज, एक ए, मान लिया ए और यहां मान लिया है बी। बी मान लिया है। ए किसको माने हैं? ए माने हैं पेंटेन को। और बी किसको माने हैं? तो बी माने हैं हेक्सेन को। ऐसा लिखा, पेंटेन और हेक्सेन को मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना, क्वेश्चन का थोड़ा डाटा इस्तेमाल कीजिए। तो डाटा में आपको बता रहा है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन इज 1:4। इसका अगर 1 होगा तो इसका 4 होगा। तो यानी यहां से आप सवाल में आप ले सकते हैं कि इसका दिया हुआ है 1 मोल, पेंटेन का दिया हुआ है, ये दिया है, इसका मोल है 1 या 1x ले सकते हैं, और इसका मोल है 4। मोल का अनुपात 1:4, तो 1:4 हो जाएगा ना। या 1x, इसको मान सकते हैं 4x, अनुपातों में x मान सकते हैं, तो ये x बट्टा 4x 1:4 हो ही जाएगा। तो इसका अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालने की बात करें x से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ए के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन के मोल को नीचे। तो सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, यानी 1 और 4 दोनों है। तो 1 आप प्लस हो जाएगा 4, यानी 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है? 0.2।
बोलिए इस B का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप जानते हैं कि B का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए B के मोल को ऊपर और सॉल्यूशन के टोटल मोल को नीचे रखेंगे तो टोटल मोल में 1 मोल और 4 मोल आ जाएगा 5 मोल, 1 4 5 यानी आ जाएगा 0.8। XA और XB निकल गया है। अच्छा बताइए, पेंटेन आपने A को माना है तो प्योर पेंटेन का जो प्रेशर है ना, प्योर पेंटेन का प्रेशर वो है 440। तो इसका मतलब PA0 का मान दिया हुआ है 440 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg इसका यूनिट है, mm ऑफ Hg इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। चलेगा, अगला दिया है PV0। PV0 का मतलब क्या, प्योर हेक्सेन का प्रेशर, और प्योर हेक्सेन का प्रेशर आप देख लीजिए कितना है तो 120 mm ऑफ Hg, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 120 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। अब बताइए आप क्या जानते हैं, PA बराबर क्या होता है, PA0 इंटू XA। इसको सॉल्व कीजिए। PA0 का मान कितना है 440 और गुना XA का मान कितना है 0.2। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये दशमलव उड़ जाएगा, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 440 को 0.2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 44 दूना 88। ये आ जाएगा PA का मान। चलिए, PB निकल गया है, XB निकल गया है, तो आप जानते हैं ना PB बराबर क्या होता है, PV0 XB। याद होगा ना रॉल्स लॉ से, PB बराबर PV0 XB। PV0 का मान कितना दिया है 120 दिया हुआ है और गुना XB का मान कितना दिया है 0.8 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पे 12×96 यानी 96 आ जाएगा। चलिए, आपको ये भी पता होगा कि P टोटल बराबर क्या होता है, तो P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB। बोलिएगा PA का मान कितना है 88, तो लिख दिया 88 और प्लस PB का मान कितना है 96 लिख दिया। अब इसको जोड़िए, PA प्लस PB को जोड़ेंगे तो P टोटल आ जाएगा 8 6 14 और 8 9 17 18, 184 आ गया, ये आ जाएगा। अब देखिए, तो अब अगर हम रॉल्स और डाल्टन्स को लगाएं जो इससे पहले मैंने सिखाया था, तो आप ही बताइए PA डाल्टन का बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे PA किसका, रॉड्स का। तो PA डाल्टन का क्या होता है YA गुना P टोटल, और बराबर क्या होगा, रॉड्स में क्या होता है PA0 XA। बोलिए YA का मान निकालना है, यही YA पूछता है। पेंटेन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछता है, तो पेंटेन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, पेंटेन किसको माने हैं, A को माने हैं, तो इसलिए A के लिए लगाया तो YA गुना P टोटल कितना है, तो P टोटल आ गया है 184, तो लिख दिया 184 और बराबर PA0 XA का मान कितना है 88। तो बोलिए YA बराबर क्या होगा, YA बराबर हो जाएगा 88 और बट्टा 184। अब इसको सॉल्व अगर कीजिएगा तो 88 में अगर 184 से भागा देंगे तो इसका वैल्यू हमें लग रहा है 0.478 आएगा। चलिए एक बार भागा दे दीजिए। अठासी भागा 184, इसको सॉल्व करने पे आता है 0.478, यानी इसका कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। 104 नंबर क्वेश्चन ये है। देखिए मैंने क्या किया, सवाल में दिया था कि मोल रेशियो ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग पेंटेन एंड हेक्सेन इज 1:4। एक शरबत है पेंटेन और हेक्सेन का जिसका मोल का अनुपात 1:4 है, तो इसका मोल अगर 1 होगा तो इसका 4 होगा, तभी ना अनुपात 1:4 होगा। तो पेंटेन मान लिया A को और हेक्सेन मान लिया B को, तो बोलिए A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए A के मोल को ऊपर तो 1 को रख दिया ऊपर और शरबत के टोटल मोल को नीचे। तो टोटल मोल का मतलब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा, 1 में 5 से भागा दोगे तो 0.2 आएगा। इसी तरह से B का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए B के मोल को ऊपर टोटल मोल को नीचे,
तो बी का मोल कितना है 4 और टोटल मोल का मतलब 1 और 4, यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे 4 मोल, दोनों को जोड़ दिया तो 5 मोल आ गया। तो 4 में 5 से भागा दोगे तो 0.8 आएगा। अच्छा, प्योर पेंटेन का प्रेशर दिया है 440 mm। प्योर पेंटेन यानी प्योर ए का प्रेशर हो गया 440 और प्योर हेक्सेन का प्रेशर दिया हुआ है 120। प्योर हेक्सेन का मतलब क्या हो गया, प्योर बी का प्रेशर हो गया 120। अब आप जान दिए एक्स से पता है, पी ए नॉट पता है। प्योर का मतलब प्योर आता नॉट लाता, डायलॉग याद होगा ना, बहस में मैंने डायलॉग लिखाया था कॉपी में अपने देहाती लाइन में, प्योर आता नॉट लाता, याद है ना। तो उसमें हम लोग बातें करते हैं पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स से। अब पी ए नॉट का मान कितना है 440 और गुना एक्स ए का मान है 0.2, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 88। इसी तरह से पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट का मान कितना है 120 और एक्स बी का मान कितना है 0.8, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 96। आप जानते हैं कि पी टोटल बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का मान निकला है 88 और पी बी का मान निकला है 96, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 184। अब हम चाहते क्या है, इससे पहले जो मैं रफ में आपको बता रहा था याद होगा, तो रफ में मैं आपको क्या दिखा रहा था कि रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों का मैंने फार्मूला लिखा और दोनों के फार्मूला में एलएचएस मैंने दिखाया था। रॉल्स लॉ में दिखाया था पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए और डाल्टन्स लॉ में दिखाया था पी ए बराबर वाई गुना पी टोटल। तो इस रॉल्स में भी पी ए है और डाल्टन्स में भी पी ए है, तो दोनों का एलएचएस अगर बराबर तो आरएचएस हो गया बराबर। इसका मतलब वाई गुना पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए। तो वाई गुना पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ये डाल्टन से लिखा है, ये रॉल्स से लिखा है। अब देखिए वाई बराबर वाई गुना पी टोटल का मान यहाँ पे निकाले हैं 184, तो इस पी टोटल का मान जो 184 है ना उसको यहाँ पे डाल दिए। अब पी ए नॉट एक्स ए को जब आप सॉल्व किए तो आ गया है 88 लिख दिया। तो वाई निकालना है ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 88 और बट्टा में आएगा 184, सॉल्व करने पे आएगा 0.478। बताइए पूरा का पूरा लाइन क्लियर हुआ कि नहीं। इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही है डी ऑप्शन, इसको देख लीजिए। चलेगा 104 आप देख लिए, 105 को एक बार देखिए। 105 नंबर क्वेश्चन तो हमें लग रहा है आप चित्रा उड़ा के रख दिए होंगे, ध्यान दीजिए। ये देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन नहीं होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको छटाया था 4, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए RLVP दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो आंसर डायरेक्ट आप लगा देंगे, 2010 में पूछा था बिहार बोर्ड ने। अभी अगला देख लीजिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि एट बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर। याद है ना, बॉइलिंग पॉइंट का जब मैं परिभाषा लिखाया था शुरुआत में, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो वही था ना जिस टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन होता था बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ। तो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर के साथ, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे अगर बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है और ऊपर में वेपर है इसका, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जब इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड से वेपर में जाने का रेट और पुनः वेपर से लिक्विड में आने का रेट बराबर रहेगा। तो जब नीचे से ऊपर जाने का रेट और ऊपर से नीचे आने का रेट बराबर था, तो इसी को मैंने बताया था इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को बोले थे बैलेंस, और बैलेंस का ही दूसरा नाम क्या बताया था, इक्विलिब्रियम। याद है कि नहीं, इक्विलिब्रियम क्लास में बताया हुआ चीज़ है सारा का सारा। तो जब कोई लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बोल रहा है इनमें मॉलिक्यूल के पास क्या सेम हो सकता है। तो बोलिए जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसका मतलब जितना टेम्परेचर लिक्विड का रहेगा एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर किसका रहेगा, वेपर का रहेगा। तो अब देखिए अगर यहाँ से बात किया जाए, हम फार्मूला ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर बात किया जाए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी
बराबर होता है 3/2 और KT। ये फार्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। और K का नाम होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। K का नाम होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और बताइए, ये तो कांस्टेंट है, और T क्या होता है आपका टेम्परेचर केल्विन स्केल पे, टेम्परेचर होता है, T होता है टेम्परेचर केल्विन स्केल पे। तो आप ही बताइए, जब लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस बर्तन में अगर नीचे में लिक्विड रखा गया है तो ऊपर में गैस रखा गया है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब लिक्विड से वेपर में जाने का रेट और फिर वेपर से लिक्विड में आने का रेट बराबर है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बराबर है। तो आप ही बताइए, ये 3 मैथमेटिकल नंबर है, ये भी है कांस्टेंट, 2 मैथमेटिकल नंबर है, ये भी है कांस्टेंट, और क्या ऑलरेडी बच्चे से कांस्टेंट, नाम ही है इसका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी इसका कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी फिक्स टेम्परेचर पे है, इसका मतलब वहां का टेम्परेचर भी है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर भी जब कांस्टेंट रहेगा तो सारे के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिक्विड और गैस का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसके काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगे। समझ रहे लाइन? चलिएगा, ये थ्योरी का क्वेश्चन था। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 107 नंबर क्वेश्चन तो आप हमारे विचार से आराम से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। बोल रहा है, कंसिडर द आइडियल बिहेवियर which property among the following is the same for structural isomer C2H5OH and CH3OCH3। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे, तो C2H5OH एक ये हुआ, और दूसरा है CH3OCH3। बोलिए, आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होना चाहिए। आइसोमर होने के लिए कंडीशन यही था ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होना चाहिए। तो आप ही देखिए, इस मॉलिक्यूल में कार्बन 2 है, और यहां भी देखिए एक कार्बन और एक कार्बन, इसका मतलब कार्बन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन इसमें गिनिएगा तो यहाँ 5 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो मिला के हो गया 6 हाइड्रोजन। यहाँ भी देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन। इसके पास 1 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आइडियल बिहेवियर बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग, तो इनमें से क्या हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, तो ज़रा सोचना पड़ेगा। इसको मैंने निकाला। अभी देखिए, आपको सबसे शुरुआत में इस चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, सबसे बेसिक में ही बताए थे, एक फार्मूला याद होगा गैसेस इक्वेशन के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन याद है क्या सारे बच्चे को? आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको प्रूफ किया था अभी हाल में, मतलब चैप्टर स्टार्ट होने के ठीक पहले बेसिक में ही बताए थे। एक इक्वेशन बताया था PV बराबर nRT, याद होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा उसी से मैंने निकाला था PM बराबर DRT, और तीसरा उसी से निकाला था P बराबर CRT, याद होगा ना? तो आप ही बताइए, एक इक्वेशन निकाला, एक इक्वेशन मैंने बताया PV बराबर nRT, इसी से मैंने साबित किया था क्या, तो PM बराबर DRT, और इसी से मैंने साबित किया था क्या, तो P बराबर CRT। ये भी आपके बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं, P बराबर CRT, और ये PM बराबर DRT। तो मैं इसी क्वेश्चन को लेकर के बातें करूंगा, PM बराबर DRT को लेकर के। PM बराबर DRT, जहां पे P क्या होता है, प्रेशर, M क्या होता है, मोलर मास, D क्या होता है, डेंसिटी, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, याद होगा। और T होता है टेम्परेचर हमारा, किस स्केल पे, केल्विन स्केल पे, केल्विन स्केल पे। तो चलेगा लाइन, PM बराबर DRT को लेकर के मारने की कोशिश करते हैं, और आपको मैं चीजों को समझाता हूं। बोलिए, जब आप जानते हैं PM बराबर DRT, इसका मतलब क्या हुआ, DRT बराबर PM लिख सकते हैं, DRT बराबर PM। अरे जब ये इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? हम आराम से लिख सकते हैं DRT बराबर क्या, PM, DRT बराबर क्या, PM। तो आप ही बोलिए D बराबर क्या होगा, तो होगा PM बट्टा RT। अब इस सवाल में आपने क्या देखा है,
सवाल में दिखा है कि CH3OH, CH3OCH3 और C2H5OH। बोलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। कैसे सर? इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 3 3 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 5 और 1 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये ना C2H6O, तो दोनों का मोलर मास होगा बराबर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए मोलर मास हो गया कांस्टेंट दोनों का। सवाल में खुद ही बोल रहा है प्रेशर और टेम्परेचर ये है कांस्टेंट, मोलर मास खुद ही है कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर खुद हो गया कांस्टेंट, सवाल में ऑप्शन में दिया है कांस्टेंट, और आर ऑलरेडी हर गैस के लिए होता है कांस्टेंट। तो बोलिए अब दोनों का प्रेशर है बराबर, सवाल में बोल रहा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सवाल में खुद ही बता रहा है, तो दोनों का ही टेम्परेचर है बराबर, दोनों का ही प्रेशर है बराबर, दोनों का फॉर्मूला है सेम, इसका मतलब मोलर मास है बराबर, और दोनों के लिए आर का मान भी क्या होगा? बराबर। इसका मतलब दोनों का डेंसिटी भी क्या होगा? बराबर। तो हम बोल रहे हैं, सवाल में बोल रहा है कि इनमें से क्या चीज बराबर हो सकता है, तो आपको तो दिख रहा है ना क्या बराबर हो सकता है, तो गैस का डेंसिटी बराबर हो सकता है। डेंसिटी बराबर होने के लिए PM/RT बराबर होना चाहिए, तो दोनों का प्रेशर होगा बराबर, दोनों का मोलर मास होगा बराबर, दोनों का आर का मान होगा बराबर, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा? बराबर। तो इसी वजह से गैस का डेंसिटी भी क्या होगा? बराबर, यानी आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलेगा 107। 108 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, यहां देखिए। अब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन, याद होगा ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सी से कोलिगेटिव, पी से प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल number of solute particles। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की संख्या पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, यानी आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसके व्यवहार पे निर्भर नहीं करता, उसके रंग पे निर्भर नहीं करता, उसके डेंसिटी पे निर्भर नहीं करता, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे निर्भर नहीं करता, उसके गुणों पे निर्भर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, यानी सॉल्यूट का संख्या कितना है ये तो बता दे, कौन सा सॉल्यूट है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की संख्या पे डिपेंड करता है, न कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर और सिग्नेचर से अलग होते हैं। तो मेरे विचार से ऐसे क्वेश्चन को तो धजिया बैच में ही उड़ा दिए थे। चलेगा 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहां देखिए, बताइए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां का ऑप्शन पाई होगा, इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, कौन सा नहीं है? ये तो बड़ा आसान है। बताइए सबसे पहला क्या था? RLVP, याद होगा ना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ये था आपका पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका सिंबल दिया था डेल्टा TB। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका सिंबल था डेल्टा TF। और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल था पाई। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो के भी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। इस तरह से 110 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन ये बता रहा है ना कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 थे, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला क्या था? RLVP, दूसरा था डेल्टा TB, तीसरा था डेल्टा TF, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पहला का नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जबकि यहां लिखा है वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए,
रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर अलग होता है और वेपर प्रेशर अलग होता है। वेपर प्रेशर हमारा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वेपर प्रेशर, यानी ये गलत हो गया, ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं। वेपर प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो नाम है वो नाम क्या है, तो पहला का नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यही था ना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंबल क्या बोले थे, RLVP, यही बोले थे ना। दूसरा का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका सिंबल था डेल्टा TB। तीसरा का नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सिंबल दिया क्या चीज़, तो डेल्टा TF। और चौथा था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल क्या दिया था, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल क्या था, पाई था, पाई। तो आप ही बताइए, इसे बोल रहे हैं इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगला है वेपर प्रेशर। देखिए हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर नहीं है, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो नाम है RLVP और ये दिया है सिर्फ वेपर प्रेशर, इसका मतलब गलत दिया है। तीसरा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, यानी हमारा सही आंसर है C। और ये दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारा कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ही हमारा इसमें एक सही लिख रहा है और बाद बाकी सब गलत लग रहा है। तो मेरे विचार से हमारी बातों को आप समझे होंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके 110 नंबर के क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। इसके अगले क्लास में, इसके अगले वीडियो में हम लोग 110 नंबर से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आप निश्चित रूप से 55 से लेकर के 110 तक के क्वेश्चन को आप आराम से डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, मित्रों में निश्चित रूप से चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।